आपका मेजबान डॉक्टर मोहम्मद लियाकत और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद लियाकत यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट सेक्टर किस तरह काम कर रहा है, इसके लिए क्या मसाइल हैं और ये कितने लेवल पर काम कर रहा है। तो इसके लिए आज हमारे हमारे शो में हमारे मेहमान हैं जनाब साजिद अली चदर साहब। आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। सर वेलकम टू शो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का शुक्रिया कि इन्होंने हमारे अपने चैनल पे इनवाइट किया। हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, INGO है, जो पाकिस्तान में 2005 का जो एक मेगा अर्थक्वेक था उसमें इंटरवेंशन स्टार्ट की और अभी 12 डिफरेंट एरियाज़ हैं जिनमें हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट काम कर रही है। उसमें सबसे बड़ा आर्फन सपोर्ट है, 10,000 आर्फन्स को सपोर्ट कर रहे हैं। डिसेबिलिटीज़ के कम्प्रीहेंसिव फिजिकल रिहैब सेंटर्स ऑल ओवर द कंट्री, तमाम रीजन्स के अंदर मौजूद हैं। इस तरह हमारा स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम है और फिर उसके साथ हमारा वाटर फॉर लाइफ जो अहम प्रोग्राम है। यूथ एक बड़ा पोर्शन है पाकिस्तान की पॉपुलेशन का और बड़ी स्ट्रेंथ है, 65% ऑफ द पाकिस्तान इज़ यूथ। सो यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम है और फिर एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम है। इस तरह एमरजेंसी रिलीफ एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम जिसको मैं खुद देख रहा हूँ। ये बेसिक और चंद बड़े प्रोग्राम्स हैं हमारे। हेल्थ एक बड़ा सेक्टर भी है और ये आपको पता है कि जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन और ये स्किल डेवलपमेंट किसी भी कौम की तरक्की में इन एरियाज़ का बड़ा, इन सेक्टर्स का क्रूशियल रोल होता है। तो हेल्पिंग हैंड ने भी इनको टेक ओवर किया और उसके साथ साथ इनको आगे लेकर चल रहे हैं हम लोग। तो एनुअल कुछ कैटरिक सर्जरीज हैं, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है, तो ये सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर। आपका दौरा सर पाकिस्तान में किन किन एरियाज में मौजूद है और क्या ये इंटरनेशनल भी काम कर रहा है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट सारे जो मतलब गरीब एरियाज़ हैं, पावर्टी हेट एरियाज़ हैं, अफ्रीकन रीजन्स हैं, मीना रीजन है, आसियान रीजन है, उन तमाम में काम कर रही है। और पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक ह्यूज पोर्शन ऑफ फंडिंग है जो पाकिस्तानी मुस्लिम्स USA के अंदर गए, दे वांटेड टू पे बैक देयर कंट्री और उन्होंने फिर एक ये वहाँ बुनियाद रखी 80s में हेल्पिंग हैंड की और अब तक ये तकरीबन पूरी दुनिया में मोर देन 50 कंट्रीज़ तक इंटरवेंशन कर चुके हैं। पाकिस्तान में 80 कंट्रीज़ हैं और 80 जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और पूरे पाकिस्तान में हर प्रोविंस के अंदर HRD मौजूद है और रीजनल ऑफिसेज हैं हमारे। अभी तो हमारे 10 रीजन बन गए पूरे। अच्छा माशाल्लाह। हाँ बहुत शुक्रिया सर जी। अच्छा सर, मैं यहाँ जानना चाहूँगा, आप जिस प्रोग्राम को हेड कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली उस पर जानना चाह रहा हूँ कि उसकी क्या वो डिटेल कुछ हमारे जो हैं वो तफसीलात हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिएगा। जी हाँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवलपमेंट सेक्टर से ताल्लुक़ रखती है उसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है कि वो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन है। हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट का जो ERDM प्रोग्राम है, एमरजेंसी रिलीफ एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब तक 220 से 23 तक ऑल टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज़ को रेस्पॉन्ड किया है। पाकिस्तान इज़ प्रोन टू ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारे इंटेंसिव रेनफॉल और मानसून पैटर्न चेंज हो रहे हैं। आपको पता है कि फ्लडिंग एक बहुत बड़ा इशू है, फिर गल्फ इंसिडेंट्स हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, फॉरेस्ट फायर्स हैं, ये सारे जो भी डिज़ास्टर्स हैं, इन तमाम के अंदर पूरे पाकिस्तान में हेल्पिंग हैंड ने अच्छा रेस्पॉन्ड किया है। 2022 के डेवास्टेटिंग फ्लड के अंदर 621 हाउसेस बना के दे रहे हैं और अभी तक वो 70% कंप्लीट हो गए और उनकी हैंडिंग ओवर फेज जारी है। सिमिलरली थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ द जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उन तक हमने फूड, हेल्थ और सेवरल इंडिकेशन वाटर प्रोविजन की जो है वो इंटरवेंशंस की हैं। तो ये पूरा एक पूरे पाकिस्तान में एक रिलीफ पैकेज चल रहा है। मोर देन 5 लाख हमारे इस ईयर के बेनिफिशरीज हैं जो हमारे लास्ट ईयर के फ्लड रिस्पांस में। अच्छा सर, इसी से रिलेटेड मेरा ज़हन सवाल है, अर्थक्वेक में भी आपने रिस्पांस किया? जी हाँ, 2005 अर्थक्वेक हमने रिस्पांस किया और उसमें बड़ी तादाद में लोगों को हमने
एक कैंप्स में भी रखा, फिर जिनके घर गिर गए फिर कंस्ट्रक्शन में भी हुआ, फिर उसमें उनकी फूड और हेल्थ के ऊपर भी काम करते रहे। अच्छा सर, इसी से रिलेटेड हमारे मुल्क में एक बड़ा पोर्शन हमारी रियासत जम्मू और कश्मीर है, इंडियन फौज उस पर काबिज है और आए रोज़ लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग और इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। जी हाँ। तो इस तरह की इमरजेंसी की सिचुएशन को आपने कभी टैकल किया है? अगर हो जाए तो किस तरह आप उसको हैंडल करते हैं? जी हाँ, ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये शुरू हुआ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ एलओसी अफेक्टेड कम्युनिटीज़, एक प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया। हम उसको 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर का उस लेके चल रहे हैं। उसका मकसद यही है कि उनकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, कि वो फर्स्ट एड एंड रेस्क्यू किस तरह कर सकें, अपनी मदद आपके तहत। जब भी कोई अनप्रेसिडेंटेड फायर्स और गोलाबारी शुरू होती है तो वो उनकी एक्सेस जो है, तो एक्चुअली लाइन ऑफ कंट्रोल की विसिनिटी में जो लोग मौजूद हैं, वो नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ आपको पता है नहीं होती वहाँ पर, और वो लोग बड़ी सफ़र करते हैं। तो सो वी स्टार्टेड ट्रेनिंग, और हमने मोर देन 600 कम्युनिटी मेंबर्स को इन डिस्ट्रिक्ट में ट्रेन किया। उनको फर्स्ट एड किट्स प्रोवाइड किए हैं, उनको लाइवलीहुड किट्स टूल्स प्रोवाइड किए हैं, उनको रेस्क्यू की भी ट्रेनिंग दी है, किस तरह आप लोगों ने इन द सीन के अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो एक अच्छी एग्जांपल है कि अभी कोई बारी हुई कहीं पे और फौजी जख्मी हुए, और उस सोल्जर के जो कोलीग्स हैं उनके पहुंचने से पहले हमारी फर्स्ट एड किट लेके लोग पहुंच गए थे। ये तो वाकई आपकी टीम सक्सेस और स्टोरी, और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया वहाँ पर हमारे मौजूद जो फोर्सेस ने भी, कि वाकई ये एक ये तो आप वाकई मुबारकबाद जी हाँ, के मुस्तहिक अल्हम्दुलिल्लाह। हैं माशाल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त आपकी वो चीज़ें जा रही हैं। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा, जी ये तो आपने जो ये बात की है कि जो इमरजेंसी या कोई डिज़ास्टर हो गया तो उसके बाद इससे जिसकी जो है ना कंडीशन को या इसको खतरे को मद्देनजर रखते हुए आप तैयारी प्रिपरेशन में किस तरह आपका प्रोग्राम है, आपकी जी हाँ, इमरजेंसी रिस्पांस कहीं पे भी आता है तो प्रिपेयर्डनेस उसकी बड़ी अहम फेज होती है। जी जी तो प्रिपेयर्डनेस के तहत हम लोग, एक तो अवेयरनेस रेजिंग है कि हम लोग एक बड़ी तादाद में लोगों को अवेयर करते हैं। उसमें जो फैक्टर्स ऑफ द डिज़ास्टर्स हैं, क्लाइमेट चेंज है जिस वजह से हम हमारे अपने जो मैन मेड डिज़ास्टर हैं, जो ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर हैं, उनको हम कैसे कम कर सकते हैं। फिर ये उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग है कि हम लोग जो अप्रोच इख्तियार कर रही है हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट, दैट इज यूनिक टाइप ऑफ अप्रोच। वो पीपल सेंट्रिक अप्रोच है। वी आर गोइंग टू डेवलप कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स। वो हम यूनियन काउंसिल की सतह पर, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, और इवन के विलेज की सतह पर हमारे विलेज हेल्प कोऑपरेटिव्स, यूसी हेल्प कमेटीज और डिस्ट्रिक्ट हेल्प काउंसिल्स बन चुकी हैं, और उनकी ट्रेनिंग्स और उनको फिर हम साथ साथ जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट है वो दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारी अपनी जो हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो टीम के मेंबर्स हैं, उनकी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग इन तमाम एरियाज में वो बड़ी ज़रूरी है। एट द सेम टाइम प्रिपेयर्डनेस में स्टॉक पाइलिंग, कि एट किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी जो स्टॉक पाइलिंग है वो 1000 की सेंटर लेवल पे होती है और 500 की प्रोविंस लेवल पे। स्टॉक पाइलिंग से मुराद हम यहाँ लेते हैं आम लोगों के लिए कि आपका मटेरियल मौजूद जी होता हाँ, है। स्टॉक पाइलिंग एट एनी इमरजेंसी सिचुएशन को हम उसको NFIs प्रोवाइड कर सकें। हम लोग उनको खेमे, टेंट्स को रखते हैं, और इस तरह हाइजीन किट्स हैं और किचन सेट्स जो हैं वो डिस्प्लेस कम्युनिटीज़ के लिए काम आते हैं। फिर रिकवरी के लिए हम लोग रोप्स और ये छोटे जो काम करने के आलात हैं वो हैं, कुछ बोट्स होती हैं, कुछ रेस्क्यू जैकेट्स होती हैं। ये सारी हमारी एक बड़ी कम्युनिटी के लिए ये एक स्टॉक पाइल होता है, ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हमने रिस्पॉन्ड भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट एवर रेस्पॉन्स के जिसको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, बन्नू रेन इमरजेंसी आई और आधे घंटे के अंदर अंदर सब कुछ वॉश आउट हो गया, और एट द वेरी नेक्स्ट डे 9 AM में HRD की टीम मौजूद थी। गल्फ इंसिडेंट्स जब होता है चित्राल में, अपर लोअर में, और वहाँ पे एट द नेक्स्ट डे अर्ली हमारी टीम ऑन ग्राउंड मौजूद थी, और वो फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो वो दैट वाज greatly appreciated by government institutions and disaster management authorities, and they are part and parcel कि हम इकट्ठे ही काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। अच्छा सर, ये जो आपने उनका जैसे जिक्र किया स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, आप NDMA और जो प्रोविंशियल डिजास्टर के अथॉरिटीज़ हैं गवर्नमेंट, उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमारी बहुत सारी जो वो है उनकी तरफ से गाइडलाइंस मिलती हैं। जब कोई डिज़ास्टर आता है तो
जो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होती है कम्युनिटी, HHRD का ये भी एक स्ट्रेंथ है कि HHRD की ख्वाहिश होती है कि मोस्ट इफ़ेक्टेड, वर्सली इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं और उन तक पहुंचा जाए। तो ये टीम की और वॉलंटियर का नेटवर्क है, और HHRD की प्रेजेंस इटसेल्फ इन मोर देन 80 डिस्ट्रिक्ट्स है किसी न किसी फॉर्म में, वो हमें मोर स्ट्रेंथन करती है कि हम लोग इफेक्टिवली और टाइमली रेस्पॉन्ड करते हैं वहाँ पर जाकर। अच्छा सर जी, ये तो हो गया इमरजेंसी रिस्पांस प्रिपेयर्डनेस की आपने बात कर ली। रिहेबिलिटेशन में जब हम जाते हैं, एक तो आपने रेस्क्यू कर लिया बंदे को, रिहेबिलिट तो जो पहला वो जो मुश्किल पेश आती है लोगों को, रोजगार का परेशानी होती है उनके लिए, इनकम के लिए, लाइवलीहुड के लिए, तो आपका प्रोग्राम इस लेवल पे भी कुछ चीज़ें सोच रहा है या कुछ चीज़ें प्लान के अंदर मौजूद है? जी हाँ, रिलीफ के बाद साथ ही हम लोग उन्हें हेल्थ की, वाटर की और फूड, कुक्ड फूड प्रोवाइड करते हैं। लेकिन रिहैब में जब हम जाते हैं तो हम उनको एक तो शेल्टर प्रोविजन उसकी ज़रूरत होती है जो इफेक्टिव लोग होते हैं, तो उसके साथ साथ उनकी जो रिकंस्ट्रक्शन है वो भी हमने आपको बताया कि हमने शुरू की। फिर अभी HHRD ने ही एक पैकेज डिवाइस किया कि उन्हें फैमिली डिग्निटी पैकेज प्रोवाइड करें। दैट इज़ इंक्लूसिव पैकेज, उसमें वाटर भी है, हेल्थ भी है, NFIs भी हैं, FIs भी हैं। अप टू 1 मंथ वो अपने घर में, उसे किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो भागे दौड़ते फिरें। थाउजेंड ऑफ पीपल तक हमने ये फैमिली डिग्निटी पैकेज पहुंचाया कि वो मोर देन 1 मंथ और मोर वो पूरी जो फैमिली है वो उसके ऊपर सस्टेन भी कर, सर्वाइव भी कर सकती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है हमारा पैकेज। और फिर फर्दर आगे बढ़ते हुए उनकी डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, उनकी लाइवलीहुड सपोर्ट है, फूड एक बड़ी तादाद में प्रोक्योर हो रही होती है, तो एग्रीकल्चर की रिहैब है, फिर उनके एनिमल्स फूड सिक्योरिटी को एड्रेस किया जाता है। तो ये सारे इंटरवेंशन हैं। सर इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है कि जैसे हमारे मुल्क की कंडीशन है जी हाँ, कि एक हम मीडिया में बहुत सुन रहे हैं, डिस्कशन है कि मुल्क डिफॉल्ट कर गया, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई, और जो हमारे इसी नेचुरल जो डिज़ास्टर आए, जैसे फ्लड आया, इस अर्थक्वेक आता है, डिफरेंट फ्लैश रेन की वजह से हमें परेशानियाँ हैं। हमारे मुल्क की जो बका है वो किससे रिलेटेड है, और क्या ऐसा कोई चीज़ आप तैयार वो डेवलपमेंट सेक्टर किस लेवल पे चले कि इससे इसको हम सस्टेन कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं? जी हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस वक्त ही हो सकेगी जब हम जो भी अप्रोचेज हैं वो कम्युनिटी सेंट्रिक हों, पीपल सेंट्रिक हों, और ग्रास रूट लेवल पे हम लोग अपना काम करें। उसमें मैंने आपको बताया कि हमारा जो देखना ये कि हमारे इस कंट्री की स्ट्रेंथ क्या है, वो एग्रीकल्चर, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। उस एग्रो बेस्ड इकोनॉमी में हमें एग्रीकल्चर के जो रिलेटेड कम्युनिटी है उसके फार्मर्स के क्या इश्यूज और चैलेंजेस हैं, उन मार्केट एक्सेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उनकी प्रोसेसिंग एंड एट द फार्म लेवल स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, और उनको IT इंक्लूजन है, फिर उनकी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है फ्राम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और यहाँ तक लेके आए और इंट्रोड्यूस करें, इसकी भी बड़ी ज़रूरत है। फिर साथ साथ के बहुत सारी इकोनॉमीज़ जो हैं वो एक जो स्किल्ड लेबर है वो हमें तैयार करना है, फिर उसकी हेल्पिंग हैंड के कंट्रीब्यूशन इस तमाम में बहुत ज़्यादा है, और एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, यूथ को हम लोग एंगेज कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं। एजुकेटेड और जो स्किल्ड लेबर होगी हमारी, वो इस काबिल बनाएगी कंट्री को कि हम लोग उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जितना भी हो सके कंट्रीब्यूट कर सकें। जैसे आपने सर एक टर्म यूज की, एग्रो इकोनॉमी, जी हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी इस पे आप मजीद रोशनी डालिए कि किस तरह हम तो सुनते आ रहे हैं बचपन से कि ये हमारा ज़रूरी मुल्क है, जी हाँ, और हमने कहीं भी पढ़ा है कि हमारे मुल्क की बका, हमारे ज़राअत जो है इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ऐसे ही। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बताएं और किस तरीके से ये इसमें चेंजिंग आ सकती है जी हाँ, बिल्कुल। एग्रीकल्चर में देखें, हमारे जो एग्रीकल्चर की सिचुएशन है वो बहुत पीछे हैं प्रोडक्शन के हिसाब से। हमारी जो कंजम्पशन है वो हमारी प्रोडक्शन से पूरे एशिया की जो है वो ज़्यादा है। तो हमें पर यूनिट ऑफ लैंड अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, अब जो कि नहीं हो रही रीज़नेबल हद तक, जो स्टैंडर्ड उस तक नहीं हो रही। हमारी 27 to 30 मॉन्थ तो वीट की प्रोडक्शन एवरेज है, तो दुनिया तो 50 और 70 तक पहुंच गई है। इंडिविजुअली भी यहाँ पे भी हो रही, बट कलेक्टिवली मैं बात कर रहा हूँ। फिर ये यील्ड एनहांसमेंट है, फिर वाटर यूज एफिशिएंसी है, पर यूनिट ऑफ वाटर जो हमारी प्रोडक्शन है वो भी कम है। इसी को एड्रेस करते हुए हमने सिर्फ सीड्स ऑफ होप के नाम से एक अच्छी इंटरवेंशन की,
और उसमें क्या हुआ, जो जिन फार्मर्स की फ्लड से फसलें तबाह हो गई थी, हमने उनको फर्टिलाइजर और सीड, क्वालिटी सीड दिया, तो मोर देन 20 मॉड्स पर एकड़ उनकी प्रोडक्शन में इजाफा हुआ। उनके जो बैड डेट्स थे वो उतर गए, और वो फूड सिक्योरिटी उनकी हो गई, इकोनॉमिक जो रेजिलियंस बिल्ड हो गई उनके अंदर, और वो सर्वाइव कर, और फिर उनका जो सीड बैंक है फॉर द फर्दर ईयर्स, उसके लिए उन्हें घर के अंदर मुहैया हो गया वो सीड जो है। सिमिलरली आपको पता है एडिबल ऑयल हम बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करते हैं, उसको भी इंपोर्ट करते हैं। हमने ऑलिव गार्डन्स एस्टेब्लिश करवाए हैं, लेमन गार्डन्स एस्टेब्लिश करवाए हैं, फिर फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग्स हैं, फिर किचन गार्डनिंग की तरफ आए। तो देखें, जिस अफसोस की बात है कि हमारे जो कल्चरल कुछ इस तरह के मामलात हैं कि एक गांव में रहने वाला बंदा भी शहर जाके सब्जी वहां से ला रहा होता है, ऐसा ही है। और ईच एंड एवरी हाउस होल्ड जो गांव के अंदर रहते हैं उनके पास सम पीस ऑफ लैंड होता है कि जहां पर वो अगर छोटी सी जगह पे भी 5 फुट बाय 5 फुट की जगह पे वो अगर वेजिटेबल गार्डन बना ले और साथ कोई फ्रूट का एक पौधा लगा ले, उसकी डोमेस्टिक जो फूड एंड न्यूट्रिशन नीड्स हैं वो पूरी हो सकती हैं। तो इसको हमने एड्रेस किया, और हमने बहुत सारी जगहों पर LOC इंक्लूडेड है, उसमें हम लोगों ने उनको किचन गार्डनिंग की ट्रेनिंग्स करवाई। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने उसमें रोल अदा किया ट्रेनिंग्स में, और फिर हमने उनको सीड किट्स प्रोवाइड की हैं, उनके होमस्टेड गार्डन्स बनवाए हैं, फिर उनके अंदर उनको वो बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्शन हो रही है, और उनको फ्रेश वेजिटेबल्स मिल रही हैं, और प्योर उनको वाटर जो है, इरिगेशन वाटर भी ज़ाहिर है गाँव का अच्छा होता है। सम तो जो शहरों के साथ साथ हैं वो सारा गंदा पानी सब्जियों में जा रहा हो, तो उससे और प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रहे थे, तो वही सब्जियां मार्केट में आ रही थी। तो हमने ये कोशिश की कि हम लोग असिस्ट करें इन हाउस होल्ड्स को जो लोकल लेवल पे हैं, कि वो अपनी भी प्रोड्यूस करें जो अपनी नीड है, बट वो मार्केट में भी सेल आउट करें। तो इस तरह की हमारी काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरी। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सर, मेरा आगे सवाल है आपसे कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस है पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी है, और सबसे ज़्यादा जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है वो शदीद मुतासर है। तो आपकी सरबराही में या आपका अदारा क्या इस पे कोई वर्किंग कर रहा है? हेल्पिंग एंड डेवलपमेंट है, या उसके जो कुछ बाकी इदारे हैं इस तरह के साथ? जी डॉक्टर साहब, हमारी प्रायोरिटी है, और सिंस वी हैव सीन इन सिंध प्रोविंस जो इतनी बड़ी तबाही हुई और 1/3 ऑफ द कंट्री वाज ड्रोन्ड, वो फ्लड वाटर नहीं था, वो ज्यादातर रेन वाटर था। तो वो रेन के जो पैटर्न चेंज हुए हैं, जो हम खुद देख रहे हैं, समर और विंटर की जो ड्यूरेशंस का फर्क आया है, उससे प्रोडक्शन और हेल्थ और ये सारी चीज़ों पे बहुत बड़ा असर आ रहा है। तो उसको एड्रेस करने के लिए हमें बड़े पैमाने पर अवेयरनेस कैंपेन्स की ज़रूरत थी, जो कि हमने क्लाइमेट चेंज एंड एमरजेंसीज के नाम से कॉन्फ्रेंसेस की सूबाई लेवल पे। क्लाइमेट चेंज का फूड सिक्योरिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट वाटर के ऊपर क्या है, हेल्थ के ऊपर क्या है, इन तमाम सेक्टर वाइज हमने ये कॉन्फ्रेंसेस भी करवाए हैं, सेमिनार्स करवाए हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल तक पहुंचे हैं। मसला ये है कि जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो कार्बन एमिशंस के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो लेस देन 1% है, और इफेक्टिव में सबसे ज्यादा है। तो सबने देखना है कि इसका क्या, हम जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उनकी हो रही, जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की एमिशंस हैं, जो बाकी एग्रीकल्चर की एमिशंस हैं, बाकी सेक्टर्स की हैं, सारी की सारी वो किस लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये समझने की ज़रूरत है कि हमें अपना जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज की तरफ आना होगा। वो अगर US से प्रोडक्शन में वो सारी की सारी इधर एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने, हम एक बंदा जो है कितने सूट, मैं अगले दिन गया हूँ एक बच्ची को ड्रॉप करने, उसका एडमिशन हुआ, तो उनके रिलेटिव फादर मदर भी आए हुए थे, उसके पास 25 सूट थे पहनने के, और 15-20 पेयर ऑफ दो शूज थे उसके लिए। तो ये सारी जो हम अनरियलिस्टिक डिमांड है, और फिर लेविश स्पेंडिंग है, हम लोग बहुत ज़्यादा इस पे आ गए हैं। एक गाड़ी घर की ज़रूरत है तो 4-4 गाड़ियाँ। तो जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसकी डिमांड बढ़ती है, तो वो और ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, कपड़ा बनाने के लिए लगा रहे हैं, लेदर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा रहे हैं, टेक्सटाइल मिल्स लगा रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जबकि हमारी डिमांड जो है वो एक्सीड कर रही है, तो वो लगा रहे हैं। तो उसमें ये होता है कार्बन फुटप्रिंट्स। इसमें ठीक है, हम डायरेक्टली तो एमिशन नहीं कर रहे, लेकिन हमारी आदत की वजह से जो फूड जाए हो रही, 1/3 ऑफ द फूड इज वेस्टेड। अगर उसका 30% भी आप लोग बचा लो तो हंगर खत्म हो जाएगी। तो ये सारी हमें जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं इसकी तरफ बड़ी जरूरत है कि जो मैसेज हैं इनको ले आया जाए कि हम
ऐसे क्लॉथ यूज़ कर रहे हैं जो हमें बार बार इस्त्री करने ही ना पड़े। एक इस्त्री की वजह से एनर्जी की जो सबसे बड़ी जो कार्बन एमिशन है वो एनर्जी की वजह से होते हैं। एनर्जी नीड्स हमारी बढ़ गई हैं और फिर हम लोग गर्मियों में रुथलेसली एसी चलाए रखते हैं। बिल्डिंग्स का कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बना लो, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग करके आप लोग कर लो, उनको रीयूज और रिड्यूस और रिसाइकल, ये 3 R's प्रिंसिपल्स हैं। हमने इको हेल्प इनिशिएटिव्स के तहत स्कूल चिल्ड्रन और एडल्ट्स और यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इन तमाम सतह पर, कम्युनिटी सतह पर ये अवेयरनेस रेज की है कि आप रिड्यूस करो, रीयूज करो चीज़ों को, रिसाइकल करो, प्लास्टिक यूज को आप कम से कम करो। और फिर ये जो आपके जो मतलब जो डेली आपकी जो ज़रूरियात, उनको पूरा करने के लिए अगर आप कोई एक विजिट करने जा रहे हो, ज़रूरी नहीं अभी हमारा हाल ये है, देखें हमारे बड़े सिटीज़ पोल्यूशन इंडेक्स में लाहौर टॉप पे है दुनिया में, ऐसा ही है, कराची टॉप पे है। इसको एड्रेस करने के लिए हमने ट्री प्लांटेशन लगवाई है, रूफ टॉप गार्डनिंग करवाई है, जो अर्बन फॉरेस्ट्री है इसकी तरफ जा रहे हैं। मॉडर्न कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा हमने इसके ऊपर काम किया। और फिर साथ साथ ये जो उनकी कंपोस्टर्स की नई टेक्निक्स, ये यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे MOUs हैं, उनसे हमको गाइडलाइंस लेकर ये डेवलप करके स्मॉल लेवल पे ये हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि क्लाइमेट का रिड्रेसल पॉसिबल हो। फिर जो एक बड़े माइंड्स को कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंसेस करके हम लोग इसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दैट्स गोइंग वंडरफुल कि हम इसको कुछ कर पाएँ, कि हम सारे जो हमारी जो कमिटमेंट्स हैं 2030 तक पाकिस्तान की, कि हमने रिड्यूस करना है कार्बन एमिशन, उसमें एज अ डेवलपमेंट सेक्टर हमारा भी कंट्रीब्यूशन। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह जी, आप तो वाकई रियली मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिस तरह आप स्टेप्स, जिस तरह चीज़ें कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है छोटा सा, कि जो फॉरेस्ट बर्न है जी, हमने देखा कि जो पाकिस्तान भर के जंगलात हैं, जैसे हम ट्रैवल करते हैं डिफरेंट जगहों पे, तो जब वो गर्मियों का मौसम होता है, उसका वो टाइम है, तो उसमें तकरीबन सारे जंगल जल जाते हैं। जी। और हमारे क्लाइमेट चेंज की शायद एक बड़ी वजह भी है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। तो इसके ऊपर भी कोई वर्किंग या फिर एक तजवीज़ थी कि जो ड्राई लीव्स हैं, जैसे चीड़ के दरख्त के वो सलाई की तरह के उसके पत्ते हैं, ये तरह होते हैं, वो एक ईंधन का काम करते हैं जंगल को जलाने के लिए। तो उसके ऊपर कोई आपने कभी वर्किंग की, उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, मिनिमाइज किया जाए या स्टॉप वो हो जाए? या इसमें एक तो जहाँ पर टॉप फॉरेस्ट हैं उनके तक एक्सेस मुमकिन नहीं होती, हेल्पिंग हैंड फॉर लीफ एंड डेवलपमेंट इसको रिड्यूस करने के लिए कि हम ट्री प्लांटेशन ज़्यादा, जब ग्रीन कवर होगा तो ये कम से कम होगा, उसमें आप सीड बॉम्ब्स भी फेंक सकते हैं, ट्री प्लांटेशन भी कर सकते हैं। और लोकल लेवल पे कम्युनिटीज़ को इसमें हमने सेंसिटाइज ज़रूर किया है कि आपने ये कैसे इसको टैकल करना है, छोटे, और फिर गवर्नमेंट के साथ मिलकर जितना एक हमारी कंट्रीब्यूट उसमें हो सकता है वो करेंगे। बट यू नो हॉट टेम्परेचर्स हैं और फिर ड्राई वेदर कंडीशंस हैं, इसकी वजह से ये ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि फॉरेस्ट फायर्स हो रही हैं। पाकिस्तान में तो हो ही हैं लेकिन कम है, लेकिन बाहर के एरियाज़ में यू नो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, बाकी इलाकों में तो बहुत उसके डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स थे। इसके ऊपर भी हम उसको टेकअप कर रहे हैं कि इसको किस तरीक़ा से मिटिगेट किया जाए इस थ्रेट को। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, आपने हमें कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा कभी हमें मौका मिला तो साजिद भाई से हम तफसील से बात करेंगे। वक्त की किल्लत है, वरना सर ने जो बातें क्लाइमेट चेंज के ऊपर स्टेप्स लिए हैं वो बड़े कमाल के हैं और सारे पॉसिबल हैं होने, और इसी से हमारा मुल्क की जो बका है और इसी से रिलेटेड है। तो आपकी कोई कीमती राय है, कोई तजवीज़ देना चाहते हो, आप हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।